हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। आज हम लोग भारत के भूगोल के ही अगले सेक्शन में भारत में खनिज मिनरल्स इन इंडिया के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। भारत के भूगोल को हम लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से और भारत के भूगोल के मेजर टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। उसी सेक्शन में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग मिनरल्स या खनिज की बात करेंगे, जिसमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और भारत के खनिज क्षेत्रों के विषय में भी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि खनिज कहते किसे हैं। जो हमें धरती से प्राप्त होते हैं या जो हम खान को खोद के निकालते हैं वो हमारे लिए खनिज कहलाएंगे। फिर अगर हम लोग इसके बेसिक इंट्रो के बारे में बात करें तो खनिज संसाधन के बिना हम अपने देश की औद्योगिक क्रियाकलापों को गति नहीं दे सकते हैं या उपयुक्त दिशा नहीं दे सकते हैं। इसलिए आर्थिक विकास की दृष्टि से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बिना आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। विश्व के बहुत सारे देश खनिज संपदा से राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत बनाए हुए हैं। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ की नेशनल इनकम का जो मेजर सोर्स है वो खनिज संसाधनों से प्राप्त होता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि खनिज हम लोग कहेंगे किसे, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं खनिज के। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं मिनरल्स को, तो मिनरल्स 3 टाइप में हम लोग मेजरली इसको डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग किताबों में कई सारे टाइप्स और भी दिए हुए हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर मेजर पॉइंट्स पे चर्चा करें तो बेसिकली ये 3 हैं टाइप्स। किसी भी प्रकार के खनिज के 3 टाइप हैं। ये फर्स्ट मेटालिक, सेकेंड नॉन मेटालिक और थर्ड है एनर्जी मिनरल्स। कहने का मतलब है पहला जो मेटालिक है इसका मतलब होता है हिंदी में धात्विक, नॉन मेटालिक का मतलब होता है अधात्विक और एनर्जी मिनरल्स का मतलब होता है ऊर्जा संसाधन। क्लियर है। अब हम लोग अगर बात करेंगे मेटालिक और नॉन मेटालिक और ऊर्जा संसाधन, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और ये क्या इनके और सब डिविजन्स हैं। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम लोग मेटालिक की बात करें या धात्विक खनिजों की बात करें जिनमें धातु होती है, तो इसकी मेजरली 3 पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फेरियस और दूसरा है नॉन फेरियस। मतलब क्या है, पहले का मतलब है लौह धात्विक खनिज और दूसरा है अलोह धात्विक खनिज। तीसरे वाले में प्रीशियस आते हैं या यूँ कहें कि अमूल्य, बहुमूल्य इसको बोल सकते हैं हम लोग, बहुमूल्य खनिज हम लोग कहते हैं। अब जो पहला है फेरियस, जो जिसको हम लोग कहेंगे कि लौह धात्विक खनिज, तो इसमें ऐसे खनिजों को हम लोग शामिल करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आयरन जो होता है, लोहे की मात्रा होती है। जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, ये सारे के सारे लौह धात्विक खनिज है। आमतौर पर जब हम लोग खनिजों का वितरण पढ़ेंगे तो लौह धात्विक खनिज सामान्यतः एक ही जगह पर पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। कहीं पूछ ले कि लोहा के लिए स्थान मैच कीजिए और उसी में साथ साथ आपको निकल या मैग्नीज के लिए भी स्थान मैच करने के लिए आ जाए, तो जब आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहे हैं या आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किसका क्या होने वाला है, तो लोहा अगर आप मैच कर लेते हैं तो उसी के आसपास आप मैग्नीज या निकल को भी मैच कर सकते हैं। ऐसा सर्वथा नहीं होता है, सामान्यतः ऐसा हो जाता है। क्लियर बात है। फिर हम लोग बात करते हैं नॉन फेरियम, मतलब अलोह धात्विक खनिजों की, मतलब जिसमें आयरन कंटेन नहीं होता है, लोह अंश नहीं होते हैं, ऐसे खनिजों को अलोह धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कॉपर समझते हैं, कॉपर हो गया, लीड हो गया, और अगर हम लोग इसमें देखें तो टिन, आपने देखा होगा टिन और बॉक्साइट, ये सारे के सारे खनिज अलोह धात्विक खनिज कहलाएंगे जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है बिल्कुल। फिर हम लोग बात करेंगे प्रीशियस की, तो प्रीशियस में जो बहुमूल्य है जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सारे के सारे प्रीशियस मेटल में आएंगे। तो बेसिकली मेटालिक खनिज जिसमें धातु होती है। मेटालिक खनिज के फिर 3 पार्ट हैं, लौह धात्विक, अलोह धात्विक और प्रीशियस। फिर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटालिक की, ऐसे खनिज जिनमें धातु नहीं होती। सामान्य रूप से चट्टानों के अंश होते हैं या मृदा के अंदर से हमें प्राप्त होते हैं, मृदा के अंश होंगे या चट्टानों के अंश होंगे जिनमें धातु नहीं होती है। ये बेसिकली एक चट्टान ही है। जैसे
माइका हो गया, सॉल्ट हो गया, सॉल्ट मतलब नमक, नमक भी एक तरह का खनिज है। और लाइमस्टोन हो गया, चूना पत्थर जिसे आप कहते हैं, सैंडस्टोन हो गया, बालू पत्थर जिसे आप कहते हैं, बलुआ पत्थर, मार्बल हो गया। क्या मार्बल के अंदर लोहा है? नहीं। क्या मार्बल में कोई धातु है, मेटल है? नहीं। तो ये नॉन मेटालिक जो है खनिज कहलाएंगे। जैसे ग्रेनाइट हो गया, आपके घर के अंदर गैस की पट्टी पर लगा होता है, ग्रेनाइट होता है, फ्लोर पे मार्बल लगा होता है, पत्थर जो लगे हुए हैं, ये सभी के सभी खनिज संसाधन हैं जिन्हें खान करके प्राप्त किया जाता है, परंतु ये धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की या एनर्जी मिनरल्स की। तो ऐसे खनिज जिन्हें हम लोग खान करके प्राप्त तो कर रहे हैं, परंतु उनका उपयोग ऊर्जा को एक्सप्लोर करने में काम आता है, एनर्जी को प्राप्त करने में काम आता है। ऐसे खनिज हमें एनर्जी रिसोर्सेज में या एनर्जी मिनरल्स में हम लोग शामिल करते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे के सारे खनिज जो है ऊर्जा रिसोर्सेज या खनिजों की श्रेणी में आते हैं। और अब एक बात और है इंपॉर्टेंट कि खनिजों की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि एक बार यूज़ करने के बाद ये लगभग समाप्त हो जाते हैं, इनका क्षय हो जाता है और दोबारा यूज़ नहीं हो पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी लोहे की कोई आपके पास छोटी प्लेट है, उसको आपने घिस घिस के यूज़ किया, घिस घिस के यूज़ किया, अब वो इतनी बड़ी प्लेट इतनी सी रह गई। या सोने की बात करें या प्लेटिनम की बात करें, तो जब इतना था अब वो इतना रह गया। क्या इतना जो बाकी का जो इतना पार्ट था जो घिस चुका है, क्या उसको आप रीयूज़ कर सकते हो? नहीं, उसके तो अंश भी नहीं मिलते हैं हमें। तो इस संबंध में हमारे वर्तमान और भविष्य का जो कल्याण है खनिजों पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। खनिजों का संरक्षण हमें करना और हमारी पीढ़ी को करना, ये हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए क्योंकि इन्हें दोबारा नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। क्लियर बात है? अब हम लोग बात करेंगे कि खनिजों को किस प्रकार से निकाला जाता है, किन किन सोर्सेज से हम इन्हें प्राप्त करते हैं, वो कौन कौन से मेजर सोर्सेज है जहाँ से हमें पर्टिकुलरली एक प्रकार का खनिज प्राप्त होगा। तो सबसे पहले है रॉक या चट्टान। चट्टान के भी फिर 3 प्रकार होते हैं, आपको पता है। एक तो होता है इग्नियस, एक होता है मेटामॉर्फिक, एक होता है सेडिमेंट्री। या अगर हिंदी में बात करें तो एक होता है आग्नेय, एक होता है कायांतरित और एक होता है अवसादी। तो आग्नेय और कायांतरित जो चट्टानें हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है, उससे हम कुछ ये प्रकार के खनिज प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कॉपर, टिन, जिंक, लीड, ये लेड या लीड जो भी कहते हैं इसे, ये वो खनिज है जो हम इग्नियस रॉक से प्राप्त करते हैं। सेडिमेंट्री जो रॉक है, अवसादी जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों से हम लोग कोयला, पोटाश और जिप्सम जैसे प्रकार के खनिज हम लोग प्राप्त करते हैं। और जब किसी भी सरफेस का डीकम्पोजिशन होता है, दोबारा बनने की जब प्रक्रिया होती है, तो उस क्षेत्रों से हम लोग बॉक्साइट को प्राप्त करते हैं। अब आते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स का मतलब होता है ऐसे डिपॉजिट्स जो नदीय प्रक्रम के द्वारा मृदा के निर्माण में और साइड में जो हमारा जो रिवर प्रोसेस चलता है उसके द्वारा जो हम जिन खनिजों को प्राप्त करते हैं, उसमें सिल्वर, गोल्ड, टिन और प्लेटिनियम वैसे खनिज हैं। भारत में अगर आपको अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल पूछे तो आपको स्वर्ण रेखा नदी और उसके आसपास की जो एलुवियल सॉइल है वहाँ से हम गोल्ड प्राप्त करते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये सब प्लेसर निक्षेप है। प्लेसर का मतलब होता है ऐसे खनिज जिनका एक बड़ा भाग जल में होता है और बहता हुआ जल उन्हें काट काट कर एलुवियल डिपॉजिट के साथ साथ डिपॉजिट करता है। हम उस डिपॉजिट में से जिन खनिजों को प्राप्त करते हैं, बेसिकली गोल्ड, प्लेटिनियम और सिल्वर, ये वो खनिज है जो हम लोग एलुवियल डिपॉजिट के रूप में या जलोढ़ निक्षेपों के रूप में प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ओशैनिक डिपॉजिट्स की, मतलब ऐसे खनिज जो खारे पानी के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। खास तौर से समुद्र के आसपास के क्षेत्रों से हमें ऐसे खनिज प्राप्त होंगे जिसे हम लोग ओशैनिक रिसोर्सेस कहेंगे। जैसे सॉल्ट मतलब नमक, जिसे हम लोग खारे पानी से प्राप्त करते हैं, खास तौर से समुद्री क्षेत्रों के आसपास का जो खारा पानी है अथवा खारे झीलों का जो पानी है उसके समीप हम लोग इसे पाते हैं। मैग्नीशियम और ब्रोमाइन जो है इस प्रकार के खनिजों के उदाहरण रहेंगे। फिर अगर हम लोग बात करें कि भारत के विषय में खनिज संसाधनों की क्या स्थिति है, क्या भूमिका रहेगी भारत की,
और अगर हमें इसके ऊपर कुछ लिखना पड़ जाए तो क्या रहेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भारत खनिज संपदा से संपन्न है प्रचुर मात्रा में। हमारे देश में लगभग 100 या 100 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, परंतु इनमें से 30 खनिज पदार्थ ऐसे हैं, मोटा मोटी 30 ऐसे हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है, जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक आदि। दूसरे खनिज जैसे फेल्सपार हो गया, क्लोराइड हो गया, चूना पत्थर, डोलामाइट, जिप्सम हो गया, ये सारे के सारे ऐसे खनिज हैं जिनकी स्थिति को लेकर भारत थोड़ा संतोषप्रद है, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, परंतु ठीक है। परंतु पेट्रोलियम तथा अन्य अलोह धातु खनिज है, जैसे तांबा, जस्ता हो गया, टिन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इन सब की स्थिति जो है भारत में संतोषप्रद नहीं है। अब आप बात करें कि अलोह खनिज, वे खनिज है जिनमें लोह तत्व नहीं होता है। हमारे देश में इन खनिजों की आंतरिक मांगों की आपूर्ति बाहर के देशों से आयात कर की जाती है। क्लियर बात है। भारत में मुख्य रूप से जो लौह धात्विक खनिज हैं उनकी पूरी की पूरी एक बेल्ट पाई जाती है, जो कि भारत में उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक। उत्तर पूर्व का क्या मतलब है, मतलब बिहार, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से से लेकर के हम लोग जब दक्षिण पश्चिम तक आते हैं, कर्नाटका तक, एक पूरी बेल्ट के रूप में हमें लौह धात्विक खनिज मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, यहीं क्यों मिल रहे हैं, क्या कारण है कि पर्टिकुलर वो खनिज यहीं पाया जा रहा है, क्या कारण है कि ये बेल्ट की जो डायरेक्शन है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी है, वो हम लोग वीडियो के आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में, जिससे कि आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। तो अब इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में है, कभी आपको उत्तर लिखना होता है तो आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले जो भारत का जो खनिज पदार्थ थे उनका जो रॉ मिनरल होता है, जो कच्चा खनिज होता है या खनिज अयस्क होता है, उनका डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया जाता था विदेशों में या इंग्लिश कंट्रीज़ में, जहाँ की जो इंडस्ट्रियाँ थी, जहाँ के जो उद्योग थे, वो उन कच्चे खनिजों पे डेवलप हुआ करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है भारत में भी इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती है और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के बजाय भारत में ही उसे हम लोग रीडेवलप करते हैं, या हम जो है उससे हमारी इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं और उससे भारत में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इसका मतलब हुआ कि पिछले 50 वर्षों में 834 गुना वृद्धि हुई है। खनिज पदार्थों को अलग अलग करके देखें तो उपरोक्त मूल्य में किसका योगदान सबसे अधिक है, यह स्पष्ट हो जाता है। तो सबसे हम लोग बात करते हैं कि ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त खनिज होता है भारत में, उसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का योगदान 77% है, जबकि धात्विक खनिजों का 10% और अधात्विक खनिजों का योगदान 8% है। धात्विक खनिजों की जो अयस्क है, जैसे लोहा अयस्क, जब भी बात आती है अयस्क की, या इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं ओर की, ORE, अयस्क को इंग्लिश में ओर कहते हैं। इसका मतलब होता है कि मुख्य रूप से एक धातु जो कि अन्य कई सारी चीज़ों का मिश्रण लिए हुए है, जो शुद्ध नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बात करूं कि ये लीजिए लोह अयस्क, तो ये पूरा का पूरा लोह अयस्क में लोहा नहीं है, इसमें अन्य धातुएं हो सकती है और ऐसा पदार्थ हो सकता है जिस पदार्थ को हमें विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से छान करके अथवा हटा करके अलग करना पड़े। तो जो कच्चा लोहा होगा उसे हम लोग कच्चा लोहा, या यूँ कहेंगे जो उत्खनन से जो प्राप्त लोहा हुआ है, उसे हम लोग अयस्क, लोह अयस्क कहेंगे या आयरन ओर कहेंगे। इसी प्रकार से सभी के सभी खनिजों के अयस्क पाए जाते हैं। फिर हमें उनका शोधन करना पड़ता है, परिशोधन करना पड़ता है, उसके बाद हमें एक प्योर खनिज प्राप्त होता है। तो धात्विक खनिज के अयस्क में लोह अयस्क हो गया, क्रोमाइट, मैग्नीज हो गया, जिंक, बॉक्साइट, ताम्र अयस्क, स्वर्ण अयस्क, जबकि अधात्विक खनिजों में भारत में चूना पत्थर, फ्लोरस्फाइट, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट, जिप्सम आदि के निक्षेप हमें मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में खनिज संसाधनों एवं ऊर्जा संसाधनों का जो स्थानिक वितरण है वो कहाँ कहाँ पर है, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर मुख्य रूप से पर्टिकुलर खनिज पाए जाते हैं या जिन्हें हम खनिज आधिक्य वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित कर सकते हैं भारत में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करेंगे भारत में खनिजों के वितरण के विषय में। आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा मैप देखा जाए, मैप को टैली कीजिए, और मैप में जब आप एटलस खोलते हैं तो उसमें खनिजों का एक अलग से सेक्शन है। आप आगे की इंडेक्स देखिएगा, इंडिया मिनरल्स नाम से एक टॉपिक दे रखा होगा, तो जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको पर्टिकुलरली कई सारे खनिजों को लोकेट करके दिखाया हुआ होगा, भारत में कौन सा खनिज किस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा मिलता है, आप लोग देखिएगा। और
इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए। ये टॉपिक न सिर्फ भारत के भूगोल में बल्कि आर्थिक भूगोल में और संसाधन भूगोल के अंदर भी ये टॉपिक मेंशन होता है। तो एक तरह से एक ही टॉपिक 3 किताबों के लिए हमें जस्टिफाई कर रहा है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।